तो यारो कैसे हो। और आ गया है व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड 3 और इस एपिसोड में काफी सस्पेंस रहा लास्ट तक। तो जानते हैं इस एपिसोड की पूरी कहानी, तो बने रहिए हमारे साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में मंडे दिखाया जाता है नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो और निक फ्यूरी एके डायरेक्टर ऑफ शील्ड कहीं कार में बैठ के जा रहे होते हैं और फ्यूरी अपना एक फेमस लाइन बोलता है, देयर वॉज एन आइडिया। और यहाँ भी फ्यूरी एवेंजर इनिशिएटिव के लिए हीरोज को रिक्रूट कर रहा है। यहाँ में दिखाया जाता है टोनी स्टार्क जो कि एक डोनट पर बैठ के डोनट खा रहा है और निक फ्यूरी उस टूक को नीचे बुला लेता है। अभी तक सब अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है और सन चल रहा है 2011। फिर आपको याद होगा आयरन मैन 2 में टोनी की बॉडी में पैलेडियम लेवल बढ़ जाता है, उसके ब्लड में टॉक्सिस आ जाती है। लेकिन यहाँ ब्लैक विडो उसे एक लिथियम डाइऑक्साइड का एक शॉट दे देती है जिससे टोनी ठीक हो जाता है। ओरिजिनल टाइमलाइन है, बट इस टाइमलाइन में वो उस शॉट से मर जाता है और शील्ड के लोग ब्लैक विडो को अरेस्ट कर लेते हैं। अब आता है ट्यूसडे का दिन, यहाँ कोल्सन को थोर का हैमर मिलता है न्यू मैक्सिको में। और यहाँ दूसरी तरफ शील्ड के लोग जिसमें ब्रॉक रमलॉ एके क्रॉसबोन्स एंड जॉक रॉलिंस अपनी टीम के साथ ब्लैक विडो को अलेक्जेंडर पियर्स के यहाँ ले जा रहा था। बेसिकली ये सारे लोग हाइड्रा के थे उस वक्त भी। इसी बीच फ्यूरी और ब्लैक विडो बात करते हैं और बातों बातों में ही फ्यूरी ब्लैक विडो को इंजेक्टर देता है जिससे टोनी स्टार्क को एंटीडोट दिया गया था। वो ये पता करना चाहता था इस एंटीडोट के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। देन शील्ड एक ट्रक में ब्लैक विडो को ले जाता है और तभी हमें बीच में दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो उन सबकी कुटाई करती है और वहां से फरार हो जाती है। और दूसरी तरफ कोल्सन ने फ्यूरी को न्यू मैक्सिको बुला लेता है थॉर के हैमर की जांच के लिए। अब यहाँ फ्यूरी, कोल्सन और हॉकाई भी है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में कोल्सन और हॉकाई ही थे, फ्यूरी कभी गया ही नहीं था वहाँ पर। अब यहाँ थॉर सारे शील्ड के एजेंट को कुटाई करते करते उस हैमर तक पहुँच जाता है और हॉकाई ऊपर से उसका निशाना लगा रखता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में हॉकाई ने राइट हैंड से पुल किया था एरो को और इस टाइमलाइन में लेफ्ट हैंड से पुल किया है एरो को। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और यहाँ बीच बीच में कोल्सन थॉर के बालों की तारीफ करता है और यही बात हॉकाई भी कहता है। अब होगा भी कैसे नहीं, वो एसगार्ड का राजा है वो। अब फ्यूरी हॉकाई से कहता है कि होल्ड योर फायर, अभी फायर मत करना, जब मैं कहूँ तभी फायर करना। लेकिन बाटन एरो चला देता है जिससे थॉर ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब वो इसलिए मर गया क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं थी, दैट्स वाई वो इस एरो से ही मर गया। अब यहाँ शील्ड के एजेंट हॉकाई को भी अरेस्ट कर लेते हैं और हॉकाई कह रहा था कि मैंने फायर नहीं किया है। अब उसी रात यहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉकाई की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है प्रिजन में ही, जबकि उस प्रिजन में कोई आया ही नहीं था। यानी कि 2 दिन में 3 बड़े एवेंजर्स की मौत। अब सीन आता है वेडनेसडे का। अब यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कुलेवर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में। इस यूनिवर्सिटी को हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा है। अब यहाँ बेटी रोज दिखाई देती है और उससे मिलने आई है नताशा रोमानोफ। बेटी रोज हल्क की गर्लफ्रेंड है जिसको इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जो कि जनरल रॉस की बेटी भी है। अब यहाँ ब्लैक विडो उस इंजेक्टर की जांच करने को कहती है जिस इंजेक्टर से टोनी स्टार्क को एंटीडोट दिया गया था, क्योंकि बेटी रोज टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ सेलुलर बॉडी में एक्सपर्ट थी। और यहाँ में पता चलता है कि उस इंजेक्टर में कुछ नहीं था। और यहाँ नताशा को स्टेनलेस पिज्जा पार्लर की कैप और जैकेट दिखाई देती है। अब यहाँ पहली बात स्टेनले का रेफरेंस लिया, दूसरी बात यह पिज्जा वाली ड्रेस हमने बैनर को इनक्रेडिबल हल्क में पहने हुए देखा है। कमिंग बैक टू स्टोरी, अब यहाँ ब्लैक विडो को बेटी रोज पे शक होता है, वो कुछ छुपा रही है। तभी ब्लैक विडो पे फ्यूरी का कॉल आता है और वो कहता है कि बाटन मर चुका है, लेकिन ये नहीं पता किसने मारा। कॉल कट होने पे ब्लैक विडो को पता चला कि यहाँ पर ब्रूस बैनर पहले से ही है और जो कि अपने आप बाहर भी आ जाता है, क्योंकि उसको एंग्री करने का मतलब मौत को दावत देना। अब यहाँ वॉचर सबको देख रहा है इंक्लूडिंग अवर अर्थ, वॉचर हमको भी देख रहा है। अब यहाँ न्यू मैक्सिको में लोकी अपनी एसगार्ड की आर्मी के साथ बायफोर्स से मिडगार्ड पहुंच जाता है और यहाँ उसी दूसरी तरफ फ्यूरी भी शील्ड के एजेंट लेकर वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ लोकी हेला का डायलॉग चिपकाता है जो को हमारे सामने, और निक फ्यूरी भी टीचाला का डायलॉग चिपकाता है, हम यहाँ ऐसा नहीं करते। लोकी अपना इंट्रोडक्शन देता है और फ्यूरी पूछता है यहाँ कैसे आना हुआ। लोकी कहता है बदला, अपने भाई थॉर का बदला। अब पता नहीं है एसगार्ड में क्या माहौल होगा जब उसके पिता और उसकी माँ को पता चला होगा। लोकी कहता है मेरे भाई की मौत का बदला इस प्लेनेट की तबाही के साथ लूंगा। और यहाँ लोकी यूज करता है द कैसेट ऑफ एंशिएंट विंटर, जो कि था फ्रॉस्ट जायंट्स ऑफ जोतुनहाइन का। फिर लोकी कैसेट को यूज कर शील्ड पे हमला करता है और शील्ड की सारी गाड़ियों को फ्रीज कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ जनरल रॉस, बेटी का फादर, अपनी आर्मी लेके आ जाता है हल्क को मारने के लिए। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी ऐसा ही हुआ था इनक्रेडिबल हल्क में। तभी ब्लैक विडो फ्यूरी को कॉल लगा देती है और उस वक्त फ्यूरी लोकी से बात कर रहा था। तभी फ्यूरी ब्लैक विडो से कहता कि अभी तुम संभाल लो, मैं अभी बिजी हूँ।
अब यहाँ नताशा रोमानोव अपने इंट्रोडक्शन दिया जनरल रॉस को और कहती है कि बैनर उसकी कस्टडी में है, तुम्हें फायर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बैनर पे फायर होता है और जनरल रॉस कहता है, अबे फायर किसने करा, मैंने तो मना करी है गोली चलाने की। तभी बैनर हल्क बन जाता है और जनरल रॉस की आर्मी की कुटाई करता है। तभी अचानक बैनर फूलने लगता है और फूलते फूलते बैनर फट जाता है और मैं सोचता था कि हल्क मर नहीं सकता। दूसरी तरफ फ्यूरी कहता है, हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाएगा। तभी सिर्फ लोकी से कहती है कि वो सही कह रहा है। फ्यूरी कहता है, हमारा एनिमी सेम है, तुम्हें मिल के काम करना चाहिए। लोकी कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास मॉर्निंग तक का वक्त है, तुम उस एनिमी को मेरे सामने ले आओ, नहीं तो इस प्लेनेट को राख कर दूंगा। फिर नताशा पब्लिक लाइब्रेरी में जाती है जो कि मनानस वर्जीनिया में है और यहाँ नताशा कोल्सन से एवेंजर इनिशिएटिव फाइल्स को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड मांगती है और कोल्सन उसको पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड था #स्टीव स्टीव स्टीव आई हार्ड स्टीव 0704। बेसिकली 07 महीना है और 04 इस तारीख है, जिस तारीख कैप्टन अमेरिका की डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई, क्योंकि कोल्सन स्टीव का बहुत बड़ा फैन था। नताशा फाइल को चेक करती है और उसे यहाँ पता चलता है कि एक औरत जो 2 साल पहले मर चुकी है, उसने कल ही कैसे डेटाबेस को एक्सेस कर लिया। तभी निक फ्यूरी का कॉल आता है और यहाँ अचानक नताशा रोमानोव को कोई मारने लगता है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। तभी नताशा निक फ्यूरी से फोन पे कहती है, इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप। तभी कोई उसको अंधेरे के अंदर खींच लेता है और यहाँ निक फ्यूरी इजाबेला डिनर में बैठा हुआ था। ये वही जगह है जिसको हमने थॉर 1 में थॉर को कप तोड़ते हुए देखा था। और निक फ्यूरी ब्लैक विडो की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है जो कि ये कह रही है, इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप। बट फ्यूरी समझ नहीं पा रहा था कि ब्लैक विडो क्या कहना चाहती है। तभी कोल्सन आता है और कहता है कि एक मेंबर अभी भी बचा है एवेंजर्स का, जो कि आप हैं खुद। फ्यूरी कहता है, मैं अकेला एवेंजर नहीं बचा हूँ। तभी फ्यूरी गाड़ी में जाता है और डैशबोर्ड में से एक पेजर निकालता है और अजय हम सबको पता है कि यह पेजर कैप्टन मार्वल को बुलाने का एक जरिया है। लेकिन तभी निक फ्यूरी के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो गाड़ी लेके सीधा डिस्ट्रॉयर से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। और यहाँ आता है नेक्स्ट डे जो कि है थर्सडे और यहाँ सीन है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का। यहाँ निक फ्यूरी किसी की ग्रेव पे खड़ा हुआ है और उस ग्रेव पे लिखा है होप वैन डाइन और नीचे लिखा है बिलव्ड डॉटर ऑफ शील्ड। तभी पीछे से एंट्री होती है हैंक पिम की, जिसने येलो एंटमैन सूट पहना है जो कि हमने एंटमैन 1 में डैरेन क्रॉस को पहने हुए देखा था। अब यहाँ हैंक पिम बताता है कि उसने ही सारे एवेंजर्स को मारा है। आयरन मैन के इंजेक्टर में ये खुद था, हॉकाई से एरो इसने ही रिलीज करवाया, हल्के ऑर्गन में बड़े करने वाली डिस्क को फेंक दिया जिससे वो फटकर मर गया। इस डिस्क को हमने एंटमैन 1 में स्कॉट को फेंकते हुए देखा था। थॉर को इसलिए मारा क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूरी आगे चल के उसको भी रिक्रूट कर ही लेता। नताशा को भी इसने ही मारा, वो ये चाहता था कि एवेंजर्स कभी बने ही ना, वो इस शील्ड को तबाह करना चाहता था। मगर क्यों, ऐसा क्यों, बताता हूँ। वो इसलिए होप वैन डायन को शील्ड ने रिक्रूट किया और उसको एक मिशन दिया जिस पर वो मारी गई। तभी हैंक पिम शील्ड को बर्बाद करने लगा हुआ था। अब आपको याद होगा कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर का वो सीन जिसमें कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो से विंटर सोल्जर के बारे में पूछता है और वो उसको बताती है कि आज से करीब 5 साल पहले वो एक मिशन पे गई थी ईरान, जिसमें उसको एक न्यूक्लियर इंजीनियर को प्रोटेक्ट करना था। तो वो उसको ले जा रही थी उड़ीसा यूक्रेन में। तो उसी बीच उसकी गाड़ी के टायर में कोई गोली चला देता है जिससे वो गाड़ी संतुलन खो के एक क्लिफ से जाके टकरा जाती है। तभी वहां पर आता है विंटर सोल्जर जो उस इंजीनियर पे गोली चला देता है, लेकिन वो गोली ब्लैक विडो को छू के निकल जाती है और यहाँ ब्लैक विडो बच जाती है। बट इन दिस यूनिवर्स वो मिशन होप वैन डायन को मिला जिसमें वो मारी गई। मतलब बेसिकली ब्लैक विंटर सोल्जर ने होप वैन डायन को मारा और इसका नतीजा निकला कि हमारे सारे एवेंजर्स बनने से पहले ही निपट गए। तो यह था इस यूनिवर्स का टर्निंग पॉइंट जिससे पूरी टाइमलाइन चेंज हुई और सारे एवेंजर्स मारे गए एक्सेप्ट कैप्टन अमेरिका जो कि अभी बर्फ में ही दबे हैं। अब यहाँ फाइट होती है निक फ्यूरी वर्सेस हैंक पिम की, पर यहाँ निक फ्यूरी कुछ अलग ही मूव दिखा रहा था, मतलब अनबिलीवेबल। इस बुढ़े में इतनी ताकत कहाँ से आई मैं तो समझ नहीं पाया कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लोकी है जो कि निक फ्यूरी के भेस में हैंक पिम से फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे हैंक पिम को एसगार्ड ले जाया जाएगा और उसे अपने तौर तरीके से सजा देंगे एसगार्ड में, क्योंकि उसने थॉर को मारा था। अब यहाँ निक फ्यूरी लोकी से कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, वो थोड़ा लो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लोकी कहता है नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कुछ दिन और रहेंगे। अब यहाँ दिखता है कि लोकी पूरे अर्थ को टेक ओवर कर चुका है, यहाँ पर पूरी जगह कब्जा कर लिया उसने। व्हाइट हाउस के बाहर पूरी आर्मी खड़ी है, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है। इंडिया का भी एक सीन आता है
अब यहाँ लोकी यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में अपनी एक स्पीच देता है और कहता है तुम सब लोग अब मेरी कमांड में काम करोगे, ये आपकी डेस्टिनी है कि आप गुलामी करो और उसको मैं फुलफिल करने आया हूँ। अब यहाँ शील्ड के अंदर कोल्सन कहता है कि एवेंजर्स को कभी एवेंजर्स बनने का मौका ही नहीं मिला, उसके पहले ही सारे लोग निपट गए। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्यूरी को कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है और उसी के पीछे कैप्टन मार्वल खड़ी होती है जो कि ये कह रही है कि फाइट कहाँ है। मतलब इस टाइमलाइन में कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल ही लोकी से फाइट करेंगे और मिडगार्ड को बचाएंगे और अपनी अर्थ को सेव करेंगे। इस हिसाब से इस टाइमलाइन में ये दो ही हीरो बचते हैं और यह एपिसोड काफी सस्पेंस से भरा रहा लास्ट तक। तो गाइस ये था पूरा एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।